पहला और दूसरा वीडियो हम लोग डाल चुके हैं हम, और ये मेरा, ठीक है, ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है उसका। तो ये मेरा चाहत है कि ये आपके मतलब दो महीने के अंदर इसको पूरा के पूरा 500 आपको ऑब्जेक्टिव करा दूँ। तो ये इसका तीसरा वीडियो होने वाला है। जो व्यक्ति अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, जो स्टूडेंट, वो अपना देख लेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पूरे इस वीडियो को। और इस पूरे वीडियो में आपको देखेंगे कि जो हम लोग पीछे पड़े हुए हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप निश्चित रहिए, अगर 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये बेहतर चैनल है। आप इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिएगा एक एक पढ़ाया हुआ एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए। कह रहे हैं कि यदि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा हो तो कौन सा रीट जारी किया जा सकता है। अब जो आपका ये पहला प्रश्न है जो रीट से है, तो रीट जो देखेंगे कि मतलब अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, और इसके साथ साथ रीट जो जारी करता है वो हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो ये जो रीट होता है व्यक्ति के अधिकारों के लिए भी होता है, और जो सार्वजनिक पदाधिकारी जो बैठे होते हैं उनके लिए भी होता है, जो छोटे छोटे न्यायालय हैं उन लोगों के लिए भी होता है। तो ये अब हम लोग का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है तो कौन सा रीट जारी करेगा। ऑप्शन है, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, और ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सार्वजनिक पदाधिकारी की बात कर रहा है, तो मतलब इसके लिए जो लेख जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा परमादेश। जो पदाधिकारी के विरोध लगता है वो लगता है परमादेश, ठीक है। उत्प्रेषण का और जो होता है ना, ये लगता है छोटे छोटे न्यायालयों को लगता है कि जो छोटे छोटे न्यायालय हैं उसको जल्दी से अपने कार्यों को निपटाएं। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से बना लिया गया है तो ये उसके लिए है। आइए अगला प्रश्न करें, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टार प्रश्न है। कह रहे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो 40 है वो कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और आगे देखेंगे तो ये एक आपका यहाँ पर VVI है, ये है अनुच्छेद 44, जहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता के लिए ये लागू होता है अनुच्छेद, ठीक है, 44। और जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, ये 40। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, करें कि कृषि एवं पशुपालन संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कृषि और पशुपालन संगठन है, तो कृषि और पशुपालन में ये आपका अनुच्छेद जो होगा वो हो जाएगा 48 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन संगठन की बात करता है। 46 में वैसे SC/ST के लिए प्रावधान किया गया, विशेष स्पेशल प्रावधान है 46 में। अगर आर्टिकल आप 47 को देखेंगे तो 47 जो है किसी राज्य के अंतर्गत मद्य निषेध आता है, ठीक है, कि वो बैन कर देता है और राज्य अपने नागरिकों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की देखरेख करे, तो ये इसके लिए है। और अनुच्छेद 50 जो 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करता है, अलग करता है। तो ध्यान दे लीजिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। और आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है वो अनुच्छेद 48। हमने आपको 46 भी बता दिया, 47 भी बता दिया और 50 भी बता दिया। इस तरह से आप ज्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला कह रहे हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है। मतलब अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में जो क्वेश्चन है उसी के बारे में कहा गया ना कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, यह कथन जो है ना ये है KT शाह का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये किसका कथन है, KT शाह का। अब इनका संबंध JL का नेहरू का
और महात्मा गांधी का यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है, जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये है केटी शाह। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो बोर्ड का ये फेमस क्वेश्चन, ये भी फेमस क्वेश्चन है 12th के लेवल पर, ठीक है, और भी अन्य भी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य को किसकी अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? अब जब अनुशंसा पर जोड़ा गया तो मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। इसके लिए मूल कर्तव्य के लिए जुड़ने के लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन करना पड़ा, और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, और उसी के अनुशंसा पर जो सिफारिश किए थे वो व्यक्ति है, वो है सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने ही, ठीक है, उन्हीं के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। और BR मेहता है और ये अशोक मेहता है, इन दोनों का संबंध पंचायती राज्य से है, ठीक है। BR मेहता, बलवंत राय मेहता, ये त्रिस्तरीय की बात करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होगा, और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज की बात किए हुए हैं। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की पूछा गया है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ठीक है, इसके लिए आप याद रख सकते हैं राष्ट्रपति को। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है यह राष्ट्रपति में निहित है। जो आपको ये आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा वो कौन होगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति। और आप एक और याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो पद के बारे में बताया गया है ना, वो है आर्टिकल 52 है, कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 के तहत कार्यपालिका के प्रधान होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 52 में पद है और 53 में कार्यपालिका का प्रधान बताया गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को आगे हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि, ठीक है, भारत की प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, आप याद रख लीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर जनगणना होगा तो सबसे पहले इसी व्यक्ति का नाम को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? मतलब अब आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी एकत्रित करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। जो आपको वीडियो में मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया हमने कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, तो बिल्कुल ये क्या है, कौन सा पूछा है कि सही है, तो मतलब ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 14 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और कह रहा है कि अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति, तो मतलब समझिए कि 57 में इसके दोबारा नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये तीनों के तीनों यदि ऑप्शन सही हो रहे हैं तो फिर आपका आंसर जो होगा वो सभी सत्य हैं। सभी के सभी क्या हो गए? सत्य हैं। तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है? अब राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पूछा गया। कह रहे हैं कि आयु 35 वर्ष हो। तो राष्ट्रपति की योग्यता में जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है वो रखा गया है 35 वर्ष। और बिल्कुल सही है। अब से पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं पर जाना हम लोगों को। चुनाव के समय लाभ का पद पर न हो, तो कोई भी व्यक्ति जो चुनाव अमूमन लड़ता है, अगर वो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहा है, ठीक है, देखिएगा, तो वो चुनाव के समय लाभ के पद पर धारण नहीं किया होना चाहिए। तो मतलब ये भी आपका आंसर जो होने वाला है ये भी सही होने वाला है। और अगला क्या है? कह रहा है ना कि भारत का नागरिक न हो। अरे रे, जब भारत का नागरिक ही न होगा तो बताओ राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। आपसे क्या पूछा गया है? नहीं। तो आपका जो बेहतर उत्तर है नहीं के अनुसार ये है, ठीक है, भारत का नागरिक न हो। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का यदि राष्ट्रपति बन रहा है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसमें लिखा है कि न हो, तो यही आपका क्या है? गलत है। आपको गलत भी चुनना है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं। और ऐसे ऑप्शन डी भी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, तो बिल्कुल सही है। ये इनकी योग्यता में आता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो इनके कार्य को कौन संभालता है? अब देख लीजिए, ये प्रश्न जो है कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए, मतलब दोनों का पद न राष्ट्रपति रहेंगे न उपराष्ट्रपति रहेंगे, ऐसे में कह रहा है कि कौन संभालता है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कह रहा है राज्यपाल। राज्यपाल नहीं, ये राज्य के अंतर्गत इसका काम है, संघ के अंतर्गत काम नहीं है, ठीक है। महान्यवादी संघ में तो रहता है, लेकिन महान्यवादी जो होता है ना वो सरकार का वकील होता है, सरकार का क्या होता है? वकील होता है। तो ये दोनों के दोनों कट गए। अब इनमें से कोई नहीं दिया है और एक ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश दिया है। तो जो सीजेआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर वही कार्य को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है? आइए, कह रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? मतलब आपसे पूछा गया ना कि राष्ट्रपति नहीं है, अभी तक के जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से कौन नहीं है? नहीं पूछा गया है तो नहीं कह देंगे। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार में चुनाव को हार जाते हैं और उसके बाद दूसरी बार इनको निर्विरोध राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब जो पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं है कौन? नीतीश कुमार। तो अब बताओ, पूछा गया है नेगेटिव प्रश्न, तो नेगेटिव भी हमारा उत्तर होगा। तो उत्तर ये है नीतीश कुमार, जो हम लोग का राइट जो आंसर होगा वो कौन होगा? वो है नीतीश कुमार। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? आइए, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति पर जो अनुच्छेद लगता है वो है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगता है। और महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान पर आक्रमण कर ले या अतिक्रमण कर ले, ठीक है। तो अतिक्रमण के टाइम पर लगता है कि ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान को अपने अंदर ले लिए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में संसदों के पास मौका आता है कि अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू करें, ठीक है। 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है, 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, 60 में इनका क्या है? राष्ट्रपति के शपथ है, याद कर लीजिए ये शपथ है। और अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? उप राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है, 72 भी याद कर लीजिए एक साथ साथ। ये जो 72 है, 72 में ना क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की क्या है? शक्ति है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चारों ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह का वीडियो जो डाल रहे हैं वो ऐसा है कि मैक्सिमम प्रश्न आपका पॉलिटिकल का कवर हो जाए। आगे, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अब जो पिछला 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के प्रयोग करके? तो जो अनुच्छेद के प्रयोग करके किया जाता है वो है 123, ठीक है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 123, ठीक है। 74 में तो वो मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, 80 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है और 143 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वो अपने लिए ही राय मशवरा सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। कह रहा है कि निम्न में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मतलब राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो कहता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये मत भूल बस लगा दीजिएगा कि नहीं प्रधानमंत्री चुन कर आता है, नहीं, इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। और क्या है? महान्यवादी है, तो महान्यवादी को भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। मतलब तीनों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब पूछा गया कि नहीं करता है, नहीं करता है मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, नहीं पूछा है तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना कि राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं?
तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां कितने तरह की हैं? 3 तरह की है। आप याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के पास 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, और ये है 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख ले। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय कौन सा राष्ट्र, ठीक है, कौन सा आपातकाल लगता है? तो वो अभी जस्ट बताया कौन सा लगेगा, वो लगेगा 352। याद कर लीजिए, अभी पीछे एक्सप्लेन किए हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, और ये है 60 वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है। आइए अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं ना कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए? ये तो पहले ऊपर में ही प्रश्न बताए थे आपको, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी, याद रख लीजिएगा, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी इसका उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है ना कि राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की जो संघ की शक्ति है इनमें निहित है, ठीक है। और राज्यपाल ये राज्य के अंतर्गत आएगा, महान्यायवादी भारत सरकार का वकील है, ये भी बता ही दिए हैं। तो ये आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न क्या है, कारण उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। याद कर लीजिए, ऐसा ही सब प्रश्न आएगा, और आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला कारण उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? क्या मुख्यमंत्री को देगा? नहीं, ये तो राज्य के अंतर्गत है। राज्यपाल को देगा? जी नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री को देगा? नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं देगा। मतलब किसको देगा? ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति पूछा गया, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का जब गठन कहेगा ना तो अनुच्छेद 74 है। क्या है? अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 75 में मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, नियुक्ति उनकी नियुक्ति है, ठीक है। और अनुच्छेद 77 और क्या है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति है। तो आप इतने कम से कम ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं ना कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ठीक है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो याद रख लीजिएगा, लोकसभा के प्रति यह होगा। अगला कह रहे हैं ना कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब गैर कांग्रेसी पूछा गया है, तो गैर कांग्रेसी के रूप में मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं हो। गैर कांग्रेसी लिखा गया मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं हो, उनके बारे में पूछा गया है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप। तो जब प्रथम पूछा गया कि ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये हैं मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री यही है मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार में ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के से प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो इस तरह से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो भारत के बाहर किनकी मृत्यु हुई है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, और दिया गया है इंदिरा गांधी, ठीक है। तो जो भारत के बाहर हुआ है वो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ये एक ताशकंद समझौता होता है 1966 ईस्वी में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। और समझौता होने के बाद तो जैसे ही प्लेन पर बैठते हैं अचानक उनको क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ताशकंद में, ठीक है।
इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत के बाहर में इनकी मृत्यु होता है। कह रहे हैं कि ना नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष वही है जो पुराना में योजना आयोग था, उसी के पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था। वर्तमान में इसका नीति आयोग 2015 से ना, याद रख लीजिएगा, 2015 से योजना आयोग जो है वो क्या बन चुका है, 2015 से योजना आयोग जो है नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए देखिए भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, मतलब एक भी दिन लोकसभा में नहीं बैठे। अब दिया गया है चौधरी चरण सिंह, वाजपेयी जी हैं, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप है और जगजीवन राम है। मतलब व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन गए, बनने के लिए प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये लोकसभा में पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो जो नहीं पहुंच पाए हैं वो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, ये एक भी दिन लोकसभा में नहीं उपस्थित हुए। और जो ये विश्वनाथ प्रताप हैं, इनको विश्वास मत ही हासिल नहीं हो सका लोकसभा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का अंग नहीं होता है, मतलब आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा गया लोकसभा का अंग नहीं होता है, कौन अंग नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे ना लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा तीन मतलब तीन मिलकर बनाते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा का अंग नहीं होता है, ये पूछा गया है। ओह, ये जो प्रश्न है ना, लोकसभा का अंग नहीं होता है, ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये गलत है। ठीक है, ये प्रश्न होना चाहिए ना, ठीक है, संसद, संसद का अंग कौन नहीं होता है। ठीक है, संसद का अंग कौन नहीं होता है, लोकसभा का अंग नहीं, संसद का अंग कौन नहीं होता है। तो इसका जो हम लोग राइट जो आंसर है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपसे पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं है, संसद के कौन से अंग नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, संसद के अंग है। संसद बनता ही है इन तीनों से मिलकर, ठीक है, राष्ट्रपति से मिलकर, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनता है, संसद बनता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो चुका।